दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी एक बार फिर से। दोस्तों आज पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकल कर आ रही हैं, तो बारी बारी से सब खबरों को हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को बिना आगे बढ़ाए लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि सारी खबरें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि पहली बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है। तो दोस्तों आज की जो पहली बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें कि एम्स ने जारी की चेतावनी, जून जुलाई में चरम पर पहुंच सकती है महामारी। जी आपको बता दें कि कोरोना को लेकर एम्स के डायरेक्टर ने एक सनसनीखेज बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जून जुलाई में कोरोना अपने चरम पर होगा। एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि जांच नमूने की डाटा का अध्ययन करने के बाद ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से भारत देश में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, उससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि ये बीमारी जून जुलाई में अपने चरम पर होगी। रणदीप गुलेरिया ने ये जानकारी कुछ न्यूज एजेंसी ANI को दी है। आपको बता दें कि ANI से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि कोरोना के डाटा का अध्ययन हम कई तरीकों से कर रहे हैं। डाटा के अध्ययन से ये बात तो साफ है कि अब ये लग रहा है कि जिस हिसाब से ये बीमारी बढ़ रही है, उससे ये कहा जा सकता है कि बीमारी अगले 1-2 महीने जून जुलाई में अपने चरम पर होगी। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि इसके लिए कई फैक्टर भी काम करेंगे। दिल्ली में कोरोना वायरस की बात करें तो यहाँ एक दिन में अभी तक सबसे ज्यादा केस मिलने का रिकॉर्ड बुधवार को बना है। बुधवार को नए मरीजों की संख्या 428 रही और एक की जिसमें जान भी चली गई है, जिसके कारण जान जाने वालों की संख्या अब तक की 65 पहुंच गई है। और इसी के साथ ही दिल्ली में कोरोना संक्रमितों की संख्या 5532 तक पहुंच गई है। और अब बता दें कि देश में 53,000 के पास पहुंची है कोरोना संक्रमितों की संख्या। जाने बाकी राज्यों के हालात। आपको बता दें कि देश में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में 1783 नए मामले के साथ संक्रमितों का आंकड़ा 52,952 पर पहुंच गया है। वहीं संक्रमण से जान जाने वालों की संख्या बढ़कर 1783 हो गई है और अब तक की 15,000 से ज्यादा लोग इससे ठीक भी हो गए हैं। महाराष्ट्र और गुजरात में स्थिति गंभीर बनी हुई है। 388 नए मामले के साथ गुजरात में कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और लोगों की कुल संख्या 7,000 के ऊपर निकल गई है। और अब अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि सरकारों ने शुरू की मजदूरों को रोकने की मुहिम, रोजगार के साथ साथ दे रही सभी सुविधाएं। जी हम बात करें कि कोरोना से बचाव के लिए लॉकडाउन को लागू किए 44 दिन हो चुके हैं और ऐसे में सबसे बड़ी दिक्कत उन उद्यमियों के सामने खड़ी हो गई है जिनकी कंपनियां लगभग 1.5 महीने से हैं। और वहीं मजदूरों के पलायन के चलते लॉकडाउन खुलने के बाद भी इस समस्या से निजात मिलती नहीं दिखाई दे रही है। यही कारण है कि जहाँ दिल्ली और हरियाणा की सरकारें पूरा जोर लगा रही है कि मजदूर अपने घरों को ना लौटे, वहीं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में कई तरह के छूट देकर उद्यमियों को कुछ राहत दी गई है। और अब अगली खबर आ रही है महाराष्ट्र से। आपको बता दें कि शराब दुकान के बाहर भारी भीड़। शिवसेना ने कहा वाइन कोविड-19 का टीका नहीं है, दूरी बनाने के नियम का पालन नहीं किया गया। जी आपको बता दें कि शिवसेना ने मुंबई की शराब की दुकानों के बाहर इस हफ्ते भारी भीड़ लगने पर बृहस्पतिवार को नाखुशी जताई और कहा कि लोगों को समझना चाहिए कि शराब कोरोना वायरस का टीका नहीं है। शिवसेना के मुखपत्र सामना में छपे एक संपादकीय में कहा गया है कि शराब बिक्री के माध्यम से 65 करोड़ रुपए की आय अर्जित करने के लिए 65,000 कोरोना वायरस संक्रमण मामलों को खरीदना उचित नहीं है। लेख में कहा गया है कि लोगों ने शराब की दुकानों पर जमा होने के दौरान एक दूसरे से दूरी बनाने के नियम का पालन नहीं किया। महाराष्ट्र सरकार ने रविवार को ऐलान किया था कि कोरोना वायरस से गैर निषिद्ध जोनों में शराब की दुकानों से गली मोहल्लों की दुकानें खुलेंगी, मगर सोमवार और मंगलवार को शराब की दुकानों के बाहर लंबी लंबी कतारें देखी गईं। मुंबई के नगर निकाय आयुक्त ने मंगलवार रात एक आदेश जारी करके शहर में शराब की दुकानों समेत सभी गैर जरूरी सामान की दुकानों को बंद करने का निर्देश दिया। आपको बता दें शिवसेना ने कहा कि शराब की दुकानों के खुलने पर उनकी लोगों की खुशी अल्पकालिक थी और प्रशासन को शराब की दुकानों को बंद करने का आदेश देना पड़ा। अकेले मुंबई में 2 दिनों में शराब बिक्री के माध्यम से 65 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ, लेकिन मंगलवार को शहर में कोविड-19 के एक दिन में सबसे ज्यादा 635 मामले आए और करीब 30 लोगों की जान चली गई। उसने कहा कि शराब की दुकान खोलने के दुष्प्रभाव 24 घंटे में दिख गए। मराठी दैनिक ने कहा कि 65 करोड़ रुपए के राजस्व के लिए हम कोरोना वायरस संक्रमण के 65,000 मामले खरीदना वाहन नहीं कर सकते हैं। लोगों को समझना चाहिए कि शराब यानी कोविड-19 का टीका नहीं है। संपादकीय में कहा गया है कि शराब की दुकानें खोलने की वजह से प्रशासन और पुलिस पर अतिरिक्त दबाव आ गया, जहां एक दूसरे से दूरी बनाने के नियम का पालन नहीं किया गया। तो दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि कुछ राज्यों में जैसे शराब की दुकानें खुलने के लिए राज्य सरकार ने आदेश दिया, तो क्या ये सही है? आप अपना सुझाव अपना कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर।
और अब अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि प्रवासी मजदूरों के लिए अब मुंबई से भी छूट सकती है स्पेशल ट्रेन। जी हम बात कर रहे हैं कि लॉकडाउन के कारण मुंबई सहित आसपास के इलाकों में लाखों प्रवासी मजदूर फंसे हुए हैं, जिनके पास ना तो पैसा है और ना ही खाने पीने की वस्तुएं। तो ऐसे में सभी अपने अपने गांव जाना चाहते हैं। शुरू में राज्य सरकार ने निर्णय लिया था कि मुंबई से यूपी और बिहार के लिए एक भी ट्रेन नहीं छूटेगी, लेकिन अब इस निर्णय को बदल दिया गया है। अब मुंबई से भी ट्रेनों को छोड़े जाने का निर्णय लिया गया है और इस निर्णय से मुंबई में रहने वाले मजदूरों को बड़ी राहत मिलेगी। इसके पहले कोरोना के कारण देश भर में तीसरे चरण का तालाबंदी चल रही है। तालाबंदी की घोषणा के बाद से देश भर में प्रवासी मजदूर विभिन्न राज्यों में फंसे हुए हैं। इसके बाद लगातार प्रवासी के बढ़ते बोझ और उनके अपने गांव जाने की लालसा को देखते हुए संबंधित राज्यों ने उन्हें वापस भेजने की तैयारी होने लगी है और उनके लिए विशेष श्रमिक ट्रेनों को शुरू किया गया उनके लिए। और मुंबई में फंसे मजदूर मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश और बिहार से हैं। अब तक ट्रेनें पहले ही महाराष्ट्र और मुंबई में निकटतम रेलवे स्टेशन से ही जाती थी। हालांकि मुंबई के किसी भी रेलवे स्टेशन से कोई भी ट्रेन छोड़ने की मंजूरी नहीं थी। बुधवार को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में ये निर्णय लिया गया। विश्वसनीय सूत्रों ने इसकी जानकारी दी है, इसलिए अब मुंबई से भी एक विशेष ट्रेन जारी की जा सकती है। इसके पहले यूपी और बिहार जाने के लिए महाराष्ट्र, भिवंडी, नालासोपारा और नासिक से ट्रेनें छोड़ी गई थी। राज्य सरकार ने इस मामले में रेलवे प्रशासन से चर्चा की है और अधिक ट्रेनों की मांग की है। इस बीच राज्य अपनी जरूरत से कम गाड़ियों को उपलब्ध करा रहा है। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आज के माइंड क्विज के सवाल को। आज का सवाल है, आपको बताना है गुजरात के राज्यपाल का क्या नाम है। इसका जवाब आपको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देना है और सही जवाब देने वाले को रैंडमली सिलेक्ट किया जाएगा और वो जीत सकते हैं बम्पर पुरस्कार। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। और अब अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का करीबी निकला कोरोना पॉजिटिव। व्हाइट हाउस में मचा हड़कंप। जी आपको बता दें कि अमेरिका में कोरोना वायरस के कारण हर दिन 1000 से अधिक लोगों की जान जा रही है। वहीं अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक करीबी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, जिसके बाद पूरे व्हाइट हाउस में हड़कंप मच गया है। आपको बता दें डोनाल्ड ट्रंप का व्यक्तिगत स्टाफ निकला कोरोना पॉजिटिव। दरअसल अमेरिकी नौसेना का एक सदस्य जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के व्यक्तिगत स्टाफ में कार्यरत है, वो कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, जिसके बाद राष्ट्रपति द्वारा वायरस के संबंधित जोखिम के बारे में चिंता जताई गई है। बता दें कि कोरोना पॉजिटिव पाया गया ये स्टाफ सैन्य इकाई का सदस्य है जो व्हाइट हाउस में कार्यरत है और अक्सर राष्ट्रपति ट्रंप और उनके परिवार के बहुत करीब रहते हुए सेवाएं प्रदान करता है। ट्रंप को जब इस स्टाफ के पॉजिटिव पाए जाने के बारे में बुधवार को बताया गया तो काफी चिंतित हो गए। मीडिया सूत्रों के अनुसार इसके बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भी व्हाइट हाउस के चिकित्सक द्वारा फिर से परीक्षण किया गया। और आपको बता दें कि व्हाइट हाउस के एक सूत्र ने कहा कि ट्रंप के जिस पर्सनल स्टाफ में कोरोना पॉजिटिव पाया गया है उसमें सुबह कोरोना के लक्षण दिखने पर उसका कोरोना टेस्ट किया गया था, जिसमें वो कोरोना पॉजिटिव निकला। इसके कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद इस बात की आशंका जताई जा रही है कि व्हाइट हाउस में उसमें संपर्क में आए अन्य सहयोगियों में भी कोरोना का खतरा उत्पन्न हो गया है। ट्रंप, उपराष्ट्रपति माइक पेंस और वरिष्ठ कर्मचारी जो नियमित रूप से उनके साथ बातचीत करते हैं, अभी भी कोरोना वायरस के लिए साप्ताहिक परीक्षण किए जा रहे हैं। और अब अगली खबर बता दें जो कि यूपी से आ रही है। यूपी के प्रवासी मजदूरों को रोकना चाहते हैं 4 राज्य। सीएम योगी को फोन कर की यह अपील। जी हां, बात करें कि देशव्यापी लॉकडाउन के तीसरे चरण का आज तीसरा दिन है और कोरोना संकट में देशबंदी के चलते विभिन्न राज्यों में रह रहे प्रवासी मजदूर आजीविका की समस्या से जूझ रहे हैं। ऐसे में सबसे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने राज्य के प्रवासी मजदूरों को वापस बुलाने का फैसला किया था। उन्होंने बसों और अन्य माध्यमों से श्रमिकों को वापस लाने के लिए सुविधा प्रदान करने की घोषणा की थी, लेकिन अब कई राज्य नहीं चाहते कि उनके यहाँ काम करने वाले यूपी के मजदूर अपने घर वापस जाएं। पंजाब, कर्नाटक, हरियाणा और गुजरात के मुख्यमंत्रियों ने सीएम योगी को फोन कर अपील की है कि वे प्रवासी मजदूरों को वापस न बुलाए। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश और बिहार से काम की तलाश में बड़ी संख्या में लोग विकसित राज्यों का रुख करते हैं। पंजाब, तेलंगाना, महाराष्ट्र जैसे राज्यों के आर्थिक विकास में इन प्रवासी मजदूरों का बहुत बड़ा योगदान है। कोरोना संकट से निपटने के लिए जब देश में लॉकडाउन लागू हुआ तो अन्य राज्यों में काम कर रहे प्रवासी मजदूरों के साथ अच्छा सलूक नहीं हुआ। उनकी रोजी छिन गई और कोई आसरा न रहा तो वे अपने घरों की ओर पलायन करने लगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी ने अपने प्रवासी मजदूरों का दिल खोलकर स्वागत किया और उनकी घर वापसी के लिए संसाधनों का भी इंतजाम किया। जब कई राज्यों से मजदूर घर वापस आने लगे तो उन प्रदेशों को अपने आर्थिक विकास की चिंता सताने लगी। आपको बता दें मंगलवार और बुधवार को सीएम योगी के पास 4 मुख्यमंत्री के फोन आए, जिसमें उनको आश्वासन दिया गया
कि वह अपने राज्य से आने वाले प्रवासी मजदूरों को वापस न बुलाए। प्रदेश सरकार मजदूरों का पूरा ध्यान रखेगी और उनको कई तरह की सहायता देने का भी वादा किया गया है। पंजाब, कर्नाटक, हरियाणा और गुजरात के मुख्यमंत्रियों को इस बात की चिंता सताने लगी कि लॉकडाउन के बाद उनके सामने मजदूरों की भारी कमी होगी, जो राज्य के आर्थिक विकास में बाधा बनेगी। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि अगर आपने अभी तक के हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को भी जरूर हिट कर दें। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। और अब अगली खबर में आपको बता दें कि बिहार के मजदूरों को पहले समझा बोझ, अब जरूरत पड़ी तो करने लगे खुशामद। जी आपको बता दें कि बिहार के मजदूरों को अपमानित कर भगाने वाले विकसित राज्य अब इनमें रुकने की चिरौरी कर रहे हैं, हाथ जोड़कर निवेदन कर रहे हैं और तो और इनको रोकने के लिए छल बल का भी प्रयोग कर रहे हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री येदियुरप्पा ने अपने कंस्ट्रक्शन सेक्टर को बचाने के लिए बिहारी मजदूरों से रुकने की विनती की है। जब मजदूरों ने रुकने से इनकार कर दिया तो बेंगलुरु से खुलने वाली 10 ट्रेनों को रद्द करा दिया गया। हालांकि इस पर बवाल होने पर उन्होंने घर वापसी के लिए ट्रेन चलाने की मंजूरी दे दी है। इससे ये भी पता चलता है कि बिहार के मजदूर विकसित राज्यों की अर्थव्यवस्था के लिए कितने जरूरी हैं। पंजाब, तेलंगाना, महाराष्ट्र जैसे राज्यों के आर्थिक विकास में बिहार के मजदूरों का बहुत बड़ा योगदान है। कोरोना संकट से निपटने के लिए जब देश में लॉकडाउन लागू हुआ तो अन्य राज्यों में काम कर रहे बिहारी मजदूरों के साथ अच्छा सलूक नहीं हुआ। उनकी रोजी छिन गई और कोई आसरा न रहा तो वे घर भागने लगे। पंजाब और तेलंगाना में मजदूरों की कमी पहले से थी। नौबत ये आ गई कि पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह और तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बात करनी पड़ी। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि जो अलग अलग राज्यों में मजदूर लोग फंसे हुए हैं और अपने गांव जाना चाहते हैं, तो क्या उनको अपने गांव जाना चाहिए या फिर राज्य सरकार जो कह रही है उसका कहना उनको मानना चाहिए? आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। और अब अगली खबर में आपको बता दें कि गुजरात में नमस्ते ट्रम्प से भाजपा ने फैलाया कोरोना, एसआईटी जांच करें, हम हाईकोर्ट जाएंगे। जी आपको बता दें कि गुजरात में आए रोज कोरोना वायरस के 200 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। यहां अब तक के 6,625 लोग संक्रमित मिल चुके हैं, जिनमें से 3,096 की जान जा चुकी है। यहां का अहमदाबाद शहर कोरोना से हुई जान जाने वालों के मामलों में देश में दूसरे नंबर पर चल रहा है। इसी शहर में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मौजूदगी में नमस्ते ट्रंप मेगा शो आयोजित हुआ था। वह दिन था 24 फरवरी। कांग्रेस की राज्य इकाई का कहना है कि उस शो की वजह से ही राज्य में हालात ज्यादा बिगड़े हैं। कांग्रेस अब भाजपा सरकार के खिलाफ कार्रवाई कराना चाहती है। आपको बता दें कि इन हालात के लिए नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम जिम्मेदार है। यहाँ कोरोना के संक्रमण फैलने का सबसे बड़ा कारण यही है। मोदी सरकार ने यह आयोजन कराकर लाखों जिंदगियों को खतरे में डाला है, क्योंकि यहाँ देश विदेश के हजारों लोग एकत्रित हुए थे, जिसके कारण महामारी तेजी से फैली। सरकार की इस आपराधिक लापरवाही के खिलाफ कांग्रेस गुजरात उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएगी और हम चाहते हैं एसआईटी इस मामले की जांच करे। और अब बता दें कि देर रात भारतीयों को लेकर अबुधाबी और दुबई से विमान स्वदेश पहुंचे। 363 यात्रियों की केरल में लैंडिंग। जी आपको बता दें कि लॉकडाउन के कारण विदेश में फंसे भारतीयों को स्वदेश लाने का महाअभियान वंदे भारत मिशन गुरुवार से शुरू हो गया है। खाड़ी के देशों से भारतीयों को लेकर 2 विमान गुरुवार की रात भारत पहुंच गए। सिंगापुर से भारतीय को लेकर पहला विमान शुक्रवार को रवाना होगा और इस मिशन के तहत पहले चरण में 13 देशों से करीब 14,800 यात्रियों को भारत लाने की योजना है। आपको बता दें वहीं सरकार के अनुसार पहला विमान अबुधाबी से शाम 5:07 पर स्थानीय समय रवाना होकर रात 10 बजे कोच्चि पहुंच गया और इस विमान से 177 यात्री आए हैं। वहीं दूसरा विमान दुबई से शाम 5:46 पर स्थानीय समय रवाना होकर रात 10:32 पर कोझिकोड हवाई अड्डे पर उतर गया। ये विमान में भी 177 यात्रियों को लेकर आया हुआ है और इन विमानों की रवानगी के समय यूएई में भारतीय राजदूत पवन कपूर पूरे अभियान पर नजर रखे रहे। रवाना होने से पहले सभी यात्रियों की मेडिकल जांच की गई। किसी में भी कोरोना के लक्षण नहीं पाए गए। स्वदेश आए लोगों को 1 हफ्ते तक क्वारंटाइन में रखा जाएगा। और अब जान लेते हैं कि देश भर में मौसम का क्या हाल है। बिहार में बिगड़ा मौसम, उत्तराखंड में टूटा बारिश का रिकॉर्ड और कुछ घंटे में इन राज्यों में भी आ सकता है आंधी तूफान। जी आपको बता दें कि पूरा देश इस वक्त कोरोना संकट से जूझ रहा है, तो वहीं देश के कई राज्यों में ही हो रही बेमौसम बरसात से किसान बुरी तरह से परेशान हो चुके हैं और चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र सक्रिय होने से देश के कई हिस्सों के साथ ही बिहार में भी आज दोपहर के बाद मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है। यहाँ कई जिलों
में तेज आंधी तूफान के साथ बारिश और ओलावृष्टि हो रही है। पटना में दोपहर बाद अचानक तेज आंधी के साथ मौसम में बदलाव आ गया, तो वहीं कई जिलों में कहीं आसमान में घने बादल छाए हुए थे, तो वहीं कहीं तेज बारिश हो रही थी। मई की बारिश का पिछले 2 साल का रिकॉर्ड इस साल केवल 6 दिनों में टूट गया है। आपको बता दें कि वहीं उत्तराखंड में मई की बारिश का पिछले 2 साल का रिकॉर्ड इस साल केवल 6 दिनों में टूटा है। मौसम विभाग के अनुसार अब तक के 6 दिनों में 34.4 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई है और ये सामान्य से 237% ज्यादा है। तो वहीं 2019 में पूरे मई में 12.5 मिमी बारिश हुई थी। तो दोस्तों, ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट से टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल ऑसम ज्ञान हिंदी न्यूज चैनल से जुड़े रहिए और हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।